सभी साथियों का इस वीडियो पे आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम संगम युग से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं। ये संगम युग से संबंधित दूसरा वीडियो है। कुछ प्रश्न पहले वीडियो में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले वीडियो में जाकर उन प्रश्नों को देखकर सॉल्व कर सकते हैं। पहले वीडियो में संगम युग के प्रमुख राजाओं, तीन जो संगम हुए, कहाँ पर हुए, इनके बारे में प्रश्नोत्तरी रखी गई थी। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। इस भाग में हम संगम युग से के प्रशासन, जिसमें शामिल है सामाजिक व्यवस्था, राजस्व प्रशासन, न्याय प्रशासन इत्यादि विषयों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज के वीडियो का। उससे पहले प्रश्न शुरू होने से पहले इसको देख लीजिए, जो कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि सिर्फ इस संगम युग में हम 3 राज्यों का बारे में चर्चा करेंगे। और 3 राज्य ही शामिल हैं, जिसमें चेर, पांड्य और चोल, ये 3 जो हैं, ये मेन 3 संगम राज्य हैं। और इनमें से पूछ लेता है कि कौन सा संगम राज्य पूर्वी घाट पर स्थित है। तो आपको मैप में देख लीजिए, पूर्वी घाट पे चेर संगम राज्य स्थित है। और पांड्य और माफ़ कीजिएगा, चेर जो है आपका पश्चिमी घाट में स्थित है और पांड्य और चोल ये पूर्वी घाट पर स्थित है। इसके बाद आज का पहला प्रश्न देखते हैं। संगम कालीन किस शासक को लाल चेर की उपाधि दी गई है? संगम कालीन किस शासक को लाल चेर की उपाधि दी गई है? इसमें ऑप्शन है आपके सेंगुट्टुवेटन, करिकल, उदयनचेरल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था ऐसे सेंगुट्टुवेटन के बारे में कि ये चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसका गुणगान कवि पर्णन ने भी किया है। इस शासक को लाल या भरा चेर भी कहते हैं और इसने अधिराज की उपाधि धारण की तथा अपने देश में पत्नी पूजा भी प्रारंभ। तो इसका उत्तर है सेनगुट्टवन। इसका आंसर होगा विकल्प ए, एक सही है। राजन है सेनगुट्टवन, या इसका दूसरा नाम है धर्मपरायण कुट्टवन। तो इससे आज में 3 प्रश्न पता चल गए। 3 इसका अन्य नाम क्या है? धर्मपरायण कुट्टवन, और इसे लाल या भला चेर भी कहते हैं, और इसने पत्नी पूजा भी आरंभ करवाई। तो प्रश्न आ जाता है संगम कालीन के किस शासक ने पत्नी पूजा प्रारंभ की? तो इसका है सेनगुट्टवन। अगला प्रश्न देखते हैं। तमिल साहित्य का बाइबिल की संख्या किसे दी गई है? ऑप्शन है परिपदल, एलादी, कुरल, एनाइले। तो इसका सही आंसर है कुरल। तीसरा विकल्प सही है, कुरल इसका सही जवाब है। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संगम युगीन सैन्य प्रशासन में क्या शामिल नहीं था? ऑप्शन में है आपका हस्ती सेना, अश्वसेना, घोड़ों से सुसज्जित सेना, नौसेना। तो जो संगम युग में जो घोड़ों से सुसज्जित सेना नहीं थी, रथ का प्रयोग तो होता था, लेकिन रथ को चलाने के लिए घोड़ों के स्थान पर बैल का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? बैल का प्रयोग होता था। तो इसका सही विकल्प है तीसरा, घोड़ों से सुसज्जित सेना नहीं शामिल थी, बल्कि बैल से सुसज्जित सेना शामिल थी।
तो इसका देख लेते हैं। सी व्याख्या में भी यही दिया हुआ है। संगम युग में रथ होते थे, परंतु रथों में घोड़ों के स्थान पर बैलों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक कौन था? इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी और व्याख्या पे बताया था कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक एलारा था। कौन सा था? एलारा था। और इसने पहली बार श्रीलंका पे विजय प्राप्त की थी। और इसी वंश का एक दूसरा महान शासक था जिसे करिकाल कहते हैं। करिकाल ये भी चोल वंश का ही शासक था। चोल वंश के दो शासकों के बारे में आपको पता चल गया। एलारा जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, और करिकॉल ये भी दूसरा शासक था। और ये बहुत महत्वपूर्ण शासक था करिकाल, और जिसने युद्ध लड़ा था वेनी का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक कौन था? ऑप्शन है आपके सामने कंबन, कोटकुट्टन, तिरुवल्लुवर, पुलेनिध। तो इसका जो सही जवाब है नंबर 3, तिरुवल्लुवर। ये पिछले प्रश्न में आपने पढ़ा कि कुरल को ही बाइबिल, तमिल साहित्य का बाइबिल भी कहा जाता था, और इसकी रचना तिरुवल्लुवर ने की। अगला प्रश्न पर जाते हैं हम। अगला प्रश्न है, संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन है करिकाल, पुहार, कांदन, सेवियर। तो हमने पहले भी इस प्रश्न पर चर्चा की थी, पिछली वीडियो में भी और पूर्ववर्ती प्रश्नों में भी, कि संगम काल का सबसे प्रतापी, चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। करिकाल का अर्थ होता है जला हुआ पाँव। और इसने वेणी का युद्ध लड़ा। वेणी का युद्ध चेर और पांड्य की संयुक्त सेना को हराया। और अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, संगम युग में राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण होता था, जिन्हें महासभाओं के नाम से जाना जाता था। इनमें से कौन सी महासभा गुप्तचर से संबंधित थी? ऑप्शन है अमेचार, पुरोहितार, ओरार, दूतार। प्रशासन के लिए 5 परिषद थीं, 1, 2, 3, 4, 5, जिनमें से अमेचार थी, पुरोहितार थी, ओरार थी, दूतार थी, और एक और थी। तो इसमें बताना है कि कौन सी महासभा गुप्तचर से संबंधित थी। 5वीं सेनापतियार थी। तो इसका सही जवाब है 3, ओरार। ऐसे लिखा जाएगा ये। ठीक है, ओरार गुप्तचर से संबंधित थी। और इसका हम व्याख्या देख लेते हैं अधिक से। सही जवाब है जो अन्य 5 जो कुल 5 परिषद थी जिन्हें महासभा कहते थे, और इन्हीं परिषद का नियंत्रण होता था राजा की शक्ति पर। तो आप कह सकते हैं सबसे ऊपर राजा था, और राजा के नीचे ये 5 परिषद थी, 2, 3, 4, 5। तो ये जो कौन कौन सी परिषद थी, जिनमें से नंबर 1 अमेचार थी, जिसे मंत्री बोलते हैं। फिर एक पुरोहितार था, जिसे पुरोहित कहते हैं। तीसरा दूतार, दूत। चौथा ओरार, गुप्तचर। 5वां सेनापतियार, जिसे सेनापति कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संगम युग में चेरी क्या था? ऑप्शन है आपका नगर का उपनगर, जिला, राज्य, छोटा ग्राम। देख लीजिए, संगम युग में चेरी क्या था? नगर का उपनगर, जिला, राज्य, छोटा ग्राम।
तो इसका सही जवाब एक है नगर का उपनगर। मतलब कि नगर के अंडर भी एक नगर था जिसे उपनगर कहते थे। तो इसका सही जवाब है एक। एक इसका सही जवाब है। ठीक है, और व्याख्या देते हैं। नगर का उपनगर हमने बता दिया। संगम युग का नगर प्रशासन कैसा था? संपूर्ण राज्य को मंडल कहा जाता था। जैसे चोल राज्य को चोल मंडलम, चेर राज्य को चेर मंडलम, पांड्य राज्य को पांड्य मंडलम। मंडलम के नीचे नाडु तथा इसके पश्चात उर होता था। उर का मतलब नगर होता था। और इस संगम युग में जो बड़े ग्राम होते थे उन्हें पेरूर कहते थे और छोटे ग्राम को सिरूर कहते थे। तो मंडल, मंडल के नीचे नाडु, नाडु के नीचे उरु, इसके बाद उड़ के बाद पेरूर आता था, फिर सिरूर आता था, ऐसे होता था। तो सबसे बड़ी इकाई मंडल था। मंडल के बाद नाडु था। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। संगम युग में पट्टिनम क्या था? संगम युग में ऐसे ही शब्द पूछे जाते हैं, उनके अर्थ क्या होता है, और क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ज्ञात है नहीं कि कहानियाँ, तो इसमें कुछ शब्द हैं, कुछ शब्दावली हैं, उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी से संबंधित है। संगम युग में पट्टिनम किसे कहते हैं? पट्टिनम किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है तटीय नगर, स्थलबद्ध नगर, बंदरगाह क्षेत्र, पड़ोसी राज्य। तो स्थलबद्ध तो होता है जो चारों तरफ से स्थल से जुड़ा हुआ हो। तो इसका सही जवाब है तटीय नगर। तटीय नगर को पट्टिनम बोलते थे। क्या बोलते थे? पट्टिनम। तो इसका सही जवाब है एक सही है। और ऐसे ही कुछ अन्य क्षेत्र हैं, उनको जैसे बंदरगाह क्षेत्र को पुहार बोलते थे। प्रश्न आ जाएगा पुहार क्या था, तो आप बोलेंगे बंदरगाह क्षेत्र था। पुक्कम क्या था, तो पड़ोसी क्षेत्रों को पुक्कम बोलते थे। मुख्य मार्ग को संगम युग में सलाई बोलते थे और छोटी गलियों को तेरू बोलते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। संगम युग में कुडमय क्या था? कुडमय ऑप्शन है आपकी भूमिकर, पथकर, बेगारी शुल्क, धार्मिक शुल्क। तो इसका सही आंसर है भूमिकर। प्राचीन भारत में अभी भी आय का सबसे बड़ा सूत्र टैक्स ही होता है। और इस संगम युग में कुडमय क्या था? कुडमय भूमिकर था। तो इसका सही जवाब है भूमिकर, और इसका ऑप्शन है आपका एक सही है। भूमिकर को कुडमय कहा जाता था। क्या कहते थे? कुडमय कहा जाता था। इसका अन्य नाम एक इरैवी था। कुडमय को इरैवी कहते थे। और यह राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत भूमिकर था। अन्य तथ्य के बारे में चार्ट देख लेते हैं। भूमि माप की इकाई माँ तथा बेली थी। पथकर या सीमा शुल्क को उलुगु या सुंगम कहा जाता था। बलपूर्वक प्राप्त किए गए उपहार को इरद्दू कहा जाता था। क्या कहते थे? इरद्दू। तो इनसे भी 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इन्हें देख लीजिए, क्वेश्चन के रूप में इन्हें शामिल नहीं किया है। और देख लीजिएगा, जैसे अभी प्रश्न पूछ लिया कि कुडमय क्या था, तो भूमिकर तब से पूछ लेता है। माँ तथा बेली क्या था, तो आप बोल सकते हैं भूमि माप की इकाई। उलुगु या सुंगम क्या था? पथकर या सीमा शुल्क। बलपूर्वक प्राप्त किए गए उपहार को इरद्दू कहा जाता था। इरड्डू, यहाँ पर दा लिखा हुआ है, लेकिन ये वास्तव में तमिल में दा नहीं डा बोलते हैं। तो इसका इरड्डू। अगला प्रश्न देखते हैं। संगम युग में वरियार का क्या तत्कार था? वरियार एक पद है और इसका क्या कार्य था? ऑप्शन है कर वसूलने वाला अधिकारी, धार्मिक अनुष्ठान करने वाला अधिकारी, गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष,
इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 1। कर वसूलने वाले अधिकारी को वारियार कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मनरम क्या था? ऑप्शन है आपके अश्वशाला का नाम, राजा का न्यायालय, दंडाधिकारी का कार्यालय, डा गायब है इसमें, दंडाधिकारी का कार्यालय, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 2, राजा का न्यायालय। राजा का न्यायालय को मनरम कहा जाता था और संगम युग में न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा राजा होता था, उसके नीचे उसके कार्यालय को मनरम कहते थे। इस युग में दंड बहुत कठोर होता था, चोरों को हाथ काट लिए जाते थे एवं झूठी गवाही देने वालों की जीभ काट दी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। विरगल या विरक्कल क्या था? ऑप्शन है आपका राजा का धर्म संदेश जो स्तंभों में लिखाया जाता था। ऑप्शन 2 है युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में बनाए जाने वाले स्तंभ। ऑप्शन 3 थे युद्ध विजय स्तंभ। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन 2 और 3 में कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि एक जैसे लग रहे हैं, युद्ध विजय स्तंभ और युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में बनाए जाने वाला स्तंभ। पहला ऑप्शन जो 1 है धर्म संदेश, ये गलत है। चौथा भी गलत है। इसका सही जवाब है 2। इसका सही जवाब है 2, युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में बनाए जाने वाला स्तंभ को वीरगल या वीरक्कल कहते थे। ठीक है। इनाडी क्या थी? एक प्रकार की उपाधि थी और ये उपाधि किसे दी जाती थी? ऑप्शन है सेनापति की उपाधि, महामंत्री की उपाधि, न्यायाधीशों की उपाधि, कवियों की उपाधि। इनाडी। इनाडी इसका सही जवाब है 1 नंबर, सेनापति की उपाधि को इनाडी कहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। संगम युग में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, हाँ या नहीं? सही है या कथन या गलत है? ट्रू और फॉल्स? तो ये ऑप्शन मतलब ये गलत है। संगम युग में वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। ठीक है, ये पूछ लेगा प्रश्न में। तो आपको संगम युग में वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। सामाजिक जीवन, इसमें लेकिन कुछ 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है। पुरुनाननुरु नामक ग्रंथ में 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है। शुंडम वर्ग, जिसमें ब्राह्मण एवं बुद्धिजीवी वर्ग शामिल थे। अरसर वर्ग, शासक एवं योद्धा के समूह शामिल थे। बेनीगर, व्यापारी वर्ग, और वेलाल, किसान वर्ग। ठीक है, ये एक मैप है हल्का सा मिलता जुलता संगम युग के, जिसमें काफ़ी पूछ लेता है कि ये है जो आपके ये जो ऊपर वाली नदी है ये है कृष्णा नदी है, ये जो जा रही है ये पेन्नार नदी है और ये कावेरी नदी है। ठीक है, पेन्नार है, एक कावेरी है। तो इसमें कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, इनमें जो डॉट डॉट बनाए हमने, जैसे कि ये एक यहाँ पर एक बंदरगाह है कावेरी पट्टनम। यहाँ इस बंदरगाह को कावेरी पट्टनम बोलते हैं, इसको नागपट्टिनम बोलते हैं। और यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसे उरायूर बोलते हैं, उरेयूर।
तो बंदरगाह से संबंधित प्रश्न जो हैं इस वीडियो के अगले भाग पे शामिल किए जाएंगे। ये वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।